Hello guys, welcome back to our today's topic, that is construction of three-phase induction motor। आज का टॉपिक आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का है। मतलब आज से हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया या फिर क्या क्या हमने स्टडी किया अबाउट द थ्री फेज इंडक्शन मशीन, वो एक बार मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। देन वी विल मूव ऑन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अभी तक हमने क्या क्या इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने देखे थे वो क्या क्या देखा। हमने ये देखा कि सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि ट्रांसफार्मर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बीच का कंपैरिजन देखा था। क्या क्या सिमिलैरिटी होती है दोनों के बीच में, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में, उसके बारे में हमने पढ़ा था। कंपैरिजन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। फिर नेक्स्ट हमने इसकी वर्किंग जाना, कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड, कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कैसे फ्लक्स लिंक करता है, कैसे लेंस लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, उन सब के बारे में हमने स्टडी किया था वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। देन हमने क्या देखा था, हमने देखा था टॉर्क प्रोडक्शन ऑफ एन थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसमें कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उसमें ये बताया था कि किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है, जो टॉर्क डेवलप होता है, उसकी जो इम्पॉर्टेंट जो एसेंशियल कंडीशन होती है वो ये होती है कि नंबर ऑफ पोल्स जितने आपके स्टेटर में है उतने ही नंबर ऑफ पोल्स आपके रोटर में इंड्यूस होने चाहिए। मैंने ये भी बोला था कि रोटर एक्चुअली थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ऑन द बेसिस ऑफ रोटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। वन इज कॉल्ड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड another one is wound rotor इंडक्शन मोटर। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में टॉर्क जब प्रोड्यूस होता है उस टाइम में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, अपने आप जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में आपके मौजूद है उतने ही नंबर ऑफ पोल्स ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाते हैं रोटर में। बट इन केस ऑफ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में जितने वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में ऑटोमेटिक नहीं हो जाते इंड्यूस, बट वाइंडिंग की डिज़ाइन हमें ऐसा करना पड़ता है। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में हमें वाइंडिंग की डिज़ाइन ऐसा करना पड़ता है ताकि सेम नंबर ऑफ पोल्स इंड्यूस इन द रोटर एज द स्टेटर। ठीक है, ताकि सेम नंबर ऑफ पोल्स रोटर में इंड्यूस हो सके जितना स्टेटर में है। ठीक है, अभी तक की इतना हमने देखा पढ़ा इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शंस में दो कंस्ट्रक्शंस के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन होता है स्टेटर कंस्ट्रक्शन, दो ही चीज़ होती है ना, और दूसरा होता है रोटर। तो सबसे पहले स्टेटर के बारे में देखेंगे, देन हम रोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। रोटर के कंस्ट्रक्शंस में भी दो टाइप के रोटर हमें देखना पड़ेगा। एक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर कैसा होता है, और दूसरा होता है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर का रोटर कैसा होता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टेटर से। देखिए, स्टेटर कंस्ट्रक्शंस के बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं। देखिए, स्टेटर कंस्ट्रक्शन क्या होता है।
देखो, इंडक्शन मशीन का जो स्टेटर होता है वो सिमिलर होता है सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर के, सिमिलर होता है। सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर और इंडक्शन मशीन का स्टेटर, ठीक है, बिल्कुल सेम रहता है। सेम इसलिए रहता है क्योंकि सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर में भी हम 3 फेज सप्लाई देते हैं और इंडक्शन मशीन में भी 3 फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है। देखिए, 3 फेज सप्लाई 2 टाइप की होती है। एक होती है 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई और दूसरी होती है 3 फेज अनबैलेंस्ड सप्लाई। तो यहाँ पे 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई देते हैं स्टेटर में। 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है ना, तीनों वाइंडिंग जो होती है वो कैसे रखते हैं हम, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रखते हैं इन स्पेस, एंड वाइंडिंग कैरीज अ 3 फेज बैलेंस करंट। 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यदि आर वाई बी फेस है, ये समझ लो आर वाई बी फेस है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं। तो 120 डिग्री का मतलब होता है कि ये आपका वाइंडिंग हो गया आर फेस, ठीक उसके 120 डिग्री लैग करेगा वाई फेस, ये आपका 120 डिग्री, बट ये इलेक्ट्रिकल रहता है ना। फिर वाई से बी फेस की तरफ जाओगे आप, तो देन ये भी आपका 120 डिग्री, ठीक है। तीनों 120 डिग्री एंगल में रहता है स्पेस में, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि द 3 फेज ऑन अ स्टेटर, 3 फेज जो रहता है स्टेटर में वो क्या काम करता है, हमने जो स्टेटर में 3 फेज दिया उसका काम है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना, या फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उस 3 फेज सप्लाई से जो कि हम स्टेटर में देते हैं। उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर। सिंक्रोनस स्पीड के बारे में भी मैंने बताया था कि क्या है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनस स्पीड कुछ नहीं, एक मैकेनिकल स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड मतलब मैकेनिकल स्पीड है। जो भी फ्रीक्वेंसी एफ जो रहता है ये भी एक स्पीड कहलाता है ना, बट इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल स्पीड। जब हम फ्रीक्वेंसी को मैकेनिकल स्पीड में पढ़ते हैं इन आरपीएम, तो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। आ रही है समझ में, सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, 120 एफ अपॉन पी होता है इन आरपीएम। यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। नाउ द नेक्स्ट, देखो अब यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। देखो, जब भी करंट, whenever current carried by 2 successive conductor as in the opposite direction, a pole is induced between them. For example, हमारे पास 4 कंडक्टर हैं, इस टाइप के 4 कंडक्टर हैं, ठीक है। एक मान लो एक कंडक्टर क्रॉस दिया हुआ है, दूसरा कंडक्टर डॉट दिया हुआ है, तीसरा कंडक्टर क्रॉस और चौथा कंडक्टर डॉट दिया है। यदि कंडक्टर क्रॉस दिया है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होगी, वो आपके क्लॉकवाइज होगी। डॉट मतलब यदि आपका थंब इंडिकेट करता है इनटू द स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड
क्रॉस, है ना। तो क्रॉस का मतलब होता है कि आपका जो मैग्नेटिक, दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं। क्रॉस का मतलब होता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है की जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, वो आपका क्लॉकवाइज होगा। डॉट का कैसा होगा, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगेन इसका कैसा होगा, ये आपका क्रॉस होगा। और डॉट का कैसा होगा, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये क्रॉस डॉट मतलब ये कंडक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चलो डायरेक्शन तो बनाया ही नहीं मैंने, ये इस टाइप का डायरेक्शन होता है ना, इस टाइप का डायरेक्शन ऐसा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, इस टाइप का डायरेक्शन होता है। क्रॉस में फिर क्लॉकवाइज जाएगा, इस टाइप का। इस टाइप का। ठीक है, ये डायरेक्शन है, एरो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, अब जब मैग्नेटिक फील्ड आता है तो वहां पे साउथ पोल होगा। ठीक है, और यदि निकलेगा, यदि निकलेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका नॉर्थ पोल होगा। वहां पे आपका नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। और जिस डायरेक्शन में आते हुए दिखे उसको साउथ पोल मान लो। ठीक है, और इन दोनों का देखो, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जहां पर जाते हुए दिखे उसको नॉर्थ मान लो। देन अगेन ये आपका साउथ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स आपका आ रहा है, तो ये आपका साउथ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर कंस्ट्रक्शंस की वजह से यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने इंड्यूस हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स आपके इंड्यूस हो रहे हैं 4। 5 मत गिन लेना, क्यों मैं बोल रहा हूँ 5 ना गिनने का रीज़न, क्योंकि देखा जाए तो यदि आप ऐसे देखोगे तो 5 पोल आपको दिख रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ वाला दोनों सेम है। क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शंस कैसा रहता है स्टेटर का, वो सर्कुलर अरेंजमेंट टाइप का रहता है। तो यहाँ ये लौट के वापस यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ वाला एक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे, ये देखो ये वाला पोल और ये वाला पोल, पहला और आखिरी पोल एक ही है क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स आपके कितने इंड्यूस हो रहे हैं, 4 ही इंड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यदि हम ये बात करें कि व्हेन 2 सक्सेसिव कंडक्टर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब ये होता है, मान लो अगेन मान लो 4 कंडक्टर है आपके पास, 4 कंडक्टर है। 4 कंडक्टर में आप ये मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि पहला 2 कंडक्टर आपका क्रॉस क्रॉस है और तीसरा और चौथा कंडक्टर आपका डॉट है। ठीक है, अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, क्रॉस की होगी आपकी क्लॉकवाइज। अगेन इसकी कैसी होगी, दूसरे वाले की, इसकी भी होगी आपकी क्लॉकवाइज। ठीक है, डॉट की कैसी होगी, डॉट की होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर चौथे वाले डॉट की कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड यदि जिस डायरेक्शन में यदि आ रही है तो उसको हम मान लेते हैं साउथ। और यहाँ पे देखो एक में
जा रही है, एक में आ रही है, तो यहाँ पे तो पोल्स तो इंड्यूस नहीं होंगे क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। यहाँ पे पोल इंड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही जाते हुए दिख रही है इस टाइप से। जहाँ पे जाएगी, जिस डायरेक्शन में जाएगी वहाँ पे नॉर्थ मान लेते हैं। यहाँ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगेन, यहाँ पे अगेन आ रहा है, तो ये साउथ होगा। तो अगेन मैंने बताया कि सर्कुलर अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा, पहला और चौथा पोल सेम होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने इंड्यूस होंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोल्स आपके इंड्यूस होंगे 2। देयर आर 2 नंबर ऑफ पोल्स आर इंड्यूस्ड इन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट when two successive conductors carry current in the same directions, the magnetic field between them is 0। क्योंकि एक दूसरे को कट कर दे रहा है ना, यहाँ पे देखो एक दूसरे को कट कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे तो कोई पोल इंड्यूस नहीं होगा। यहाँ पर भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने की वजह से कोई पोल इंड्यूस ही नहीं करेगा। पोल कहाँ पे इंड्यूस करेगा, जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे दोनों कंडक्टर में यदि करंट दोनों कंडक्टर में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मान लो ये क्रॉस है, ये डॉट है, तो यहाँ पे यदि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है तो दूसरे वाले कंडक्टर में उसको एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, तब जाके आपका पोल्स इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है, ये कहानी होती है। इसलिए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर्स में ये भी कहा जाता है कि वाइंडिंग का अरेंजमेंट आप ऐसा रखिए ताकि वाइंडिंग के जो 2 सक्सेसिव कंडक्टर्स हो उसके करंट आपके रिवर्स हो सके, ताकि हम उतने नंबर ऑफ पोल्स इंड्यूस करवा सके जितने नंबर ऑफ पोल्स आपके स्टेटर में हैं। उससे आपका जो टॉर्क जो डेवलप होगी उसकी जो एसेंशियल कंडीशन है उसको फुलफिल किया जा सके। इतनी बात क्लियर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। Now, next is देखो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा। देखो यहाँ पे स्लॉट की यदि हम बात करें, यदि स्टेटर का यदि हम कंस्ट्रक्शन देखें, स्टेटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से रहता है। ये आपके स्लॉट्स रहते हैं ऐसे, ये आपके स्लॉट्स हैं। जो टीथ टाइप का दिख रहा है ना वो आपके स्लॉट्स हैं। और ठीक है, ये आपके स्लॉट्स हैं। ठीक, स्लॉट्स के अंदर आपके कॉपर बार प्लेस्ड रहता है, यानी कि कॉपर का कंडक्टर प्लेस्ड रहता है। ठीक है, कॉपर का कंडक्टर प्लेस्ड रहता है। देखो पहला पॉइंट ये होता है इसमें कि जो साइज जो रहता है, द साइज ऑफ द स्लॉट्स, वो आपका डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर। है ना, इंडक्शन मोटर ले लो चाहे आप सिंक्रोनस मोटर ले लो, उसके जो स्लॉट जहाँ पे हम कंडक्टर प्लेस्ड करते हैं उसका जो स्लॉट का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द किस पे, साइज ऑफ द कंडक्टर पे। ठीक है, साइज ऑफ द कंडक्टर पे।
ठीक है, साइज ऑफ द कंडक्टर का मतलब होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर। साइज ऑफ द कंडक्टर का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ द कंडक्टर टू बी प्लेस्ड inside the slot। और ये बात आपको पता होगी कि मोर जितना ज़्यादा करंट रेटिंग, जितनी ज़्यादा आपकी हाई होगी, उतना ही आपका कंडक्टर का एरिया उतना ही ज़्यादा आपका होना चाहिए। ठीक, तो दो टाइप के स्लॉट के कंस्ट्रक्शंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। ठीक है, देयर आर टू पॉसिबिलिटी फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्लॉट्स। देयर आर two possibilities. There are two possibilities for the construction of slots। पहला पॉसिबिलिटीज क्या होता है? पहला पॉसिबिलिटीज होता है लेस width और more depth, और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है more depth, या फिर ऐसे भी लिख लो more width less depth। less depth मतलब क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? स्लॉट्स का जो साइज होता है, यदि मान लो डेप्थ हमने ज़्यादा ले लिया इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसा एक कंडक्टर रख दिया, ऐसा एक कंडक्टर रख दिया। ठीक, WS मान लेते हैं विड्थ ऑफ द स्लॉट है, और H यहाँ पे मान लो आप, WS हमने माना विड्थ ऑफ द स्लॉट्स, और H जो है वो आपका डेप्थ ऑफ द स्लॉट्स है। डेप्थ ऑफ द स्लॉट्स, ठीक है, विड्थ ऑफ द स्लॉट्स एंड डेप्थ ऑफ द स्लॉट्स। इतनी बात क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर? ठीक, L मान लीजिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। L आप मान लीजिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और स्लॉट की लेंथ यानी कि टोटल लेंथ, और ZS को मान लो आप स्लॉट लेंथ। ZS आपने क्या माना? स्लॉट लेंथ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स होगा, लीकेज फ्लक्स का मैंने ये बताया था कि वो फ्लक्स जो कि यूज नहीं होगा, वो फ्लक्स जो कि रोटर में लिंक नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ का जो लीकेज फ्लक्स जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई ZS H into L अपॉन WS
और इसकी यूनिट होती है आपकी वेबर। ठीक है, ठीक। आ रही बात समझ में? इतना ही होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे लीकेज फ्लक्स, इस वाले फॉर्मूले से देखो, इस वाले फॉर्मूले से लीकेज फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो इतना आता है। इसमें देखिए लीकेज फ्लक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेप्थ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि कहने का क्या मतलब है, यानी कि जितना ज़्यादा डेप्थ, मोर डेप्थ मीन्स मोर लीकेज फ्लक्स। और मोर लीकेज फ्लक्स मतलब मोर लीकेज फ्लक्स यानी कि मोर फाई एल मतलब मोर लीकेज रिएक्टेंस। यानी एक्सेल। ठीक है, यानी कि एक्सेल। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मतलब स्लॉट की डेप्थ है ना, जितना ज़्यादा स्लॉट की डेप्थ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होगा, और जितना ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा आपका लीकेज रिएक्टेंस होगा। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये होता है कि जो बीच का जो रोटर है, बीच का जो ये आप मान लो रोटर है, ये आपका रोटर है, रोटर और जो स्लॉट है उसके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा बन जाता है। आ रही बात समझ में? ये जो स्लॉट्स और इन दोनों के बीच का जो एयर गैप है वो आपका हाई हो जाता है ना। द एयर गैप बिटवीन द रोटर एंड द स्लॉट ऑफ द स्टेटर साइड, ठीक है, वो हाई हो जाता है जितना ज़्यादा आप स्लॉट की डेप्थ हाई रखोगे। ठीक है, तो ये आपका एक ड्रॉबैक आ जाता है। ठीक है, मोस्टली क्या करते हैं हम इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि हम ये प्रेफर करके चलते हैं, प्रेफरेबल कंडीशन ये होती है कि हम एयर गैप जो है रोटर और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप है उसको जितना कम से कम रख सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्शन मोटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंडक्शन मोटर परफॉर्म करेगा। तो जितना ज़्यादा इंडक्शन मोटर में एयर गैप जितना कम से कम होगा रोटर और स्टेटर के बीच में, उतना ज़्यादा इंडक्शन मोटर के लिए अच्छा होगा, उतना अच्छी हमें एफिशिएंसी मिल पाएगी। ठीक, मगर क्या होता है कि ज़्यादा हम डेप्थ यानी कि मोर डेप्थ और लेस विड्थ में क्या होता है कि आपका लीकेज फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है। लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होने की वजह से लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से रोटर और स्टेटर के बीच का एयर गैप बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका दिस ऑल अबाउट दी मतलब एक बेसिक सा एक आपका ओवरव्यू है। बेसिक सा ओवरव्यू भी नहीं कहेंगे, एक अच्छा खासा मैंने आपको स्टेटर की वर्किंग बता दी कि स्टेटर का मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या है। ठीक है, स्लॉट के बारे में बता दिया, कंडक्टर के वाइंडिंग का अरेंजमेंट कैसा होता है उसके बारे में बता दिया, ताकि पोल किस टाइप से हम इंड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये दिस ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर साइड। So in next class we will move on the rotor constructions. तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच।